गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा हम लोग करने जा रहे हैं CRT 49 का डिस्कशन। और डिस्कशन करने से पहले हमारे सिंह सर का सपना कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको, तो इस सपने को साथ लेते हुए आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स फॉलिंग ऑन द single slit 1 millimeter wide and resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away। ठीक है, calculate the distance between the first dark fringe on either side of the central bright fringe। फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और बेटा आपसे पूछ रहा है हाँ, तो बेटा आपसे पूछ रहा है फर्स्ट डार्क फ्रिंज और आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या बोल रहा है बेटा। हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने देखा है, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये हमारा जो है सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारी यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या होती है, y या x, हम जो भी माने, हमने माना x। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज और सेंट्रल जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है उसके बीच की आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन। क्लियर। तो बेटा हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा है, तो क्या होता है, a sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, इतना हमें पता है। अच्छा, साइन थीटा हमारा क्या है, एंगल हमारा अगर बहुत छोटा है, ठीक है, एंगल अगर हमारा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग उसको टेन थीटा भी बोल सकते हैं। अच्छा बेटा, ये थीटा है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। इतनी डिस्टेंस को हमने क्या बोला, x बोला। अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो परपेंडिकुलर बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 माने, इसी में हम पुट करेंगे a साइन थीटा और बराबर किसके, टेन थीटा के। तो परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे x और बेस है हमारा यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या आया, एल लैम्डा। और हमें क्या निकालनी है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हमें जो x की वैल्यू है ये निकालनी है। तो x इज इक्वल टू आपका आया एन लैम्डा डी अपॉन ए। इतनी वैल्यू जो है हमारी x है। अगर हमें टोटल निकालनी है, डार्क फ्रिंज तो इधर भी है इधर भी है डार्क, तो अगर हमें टोटल वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। तो पहले हम x निकाल लेते हैं, बाद में हम लोग उसको दुगना कर देंगे। तो बेटा n की वैल्यू हमारी कितनी है, n की वैल्यू 1। लैम्डा हमको बेटा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ हमें दी है 600 नैनोमीटर, तो 600 इंटू 10 टू दी पावर -9। और d बेटा हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, d हमें दिया है उसने यहाँ पर 2 मीटर। ठीक है, इंटू 2 अपॉन a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू दी पावर -3, यानी कि 1 मिलीमीटर। तो बेटा जब हम ये पूरा एक्सप्रेशन जब सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी बेटा यहाँ पे 1.2 mm। क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2x की वैल्यू चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.2 mm, यानी कि आया आपका 2.4 mm। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन जो है आना चाहिए, आंसर बेटा हमारा आना चाहिए 2.4 mm। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेटा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी I0 है पासिंग थ्रू टू पोलराइजर whose transmitting axis makes angle 60 degree with each other, then intensity of transmitted light will be। तो बेटा हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार नीट में भी पूछा जा चुका है। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई पोलराइजर है, जब वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिटेड जो इंटेंसिटी होगी ए से, तो उसकी क्या हो जाएगी, पहले अगर I0 है तो ए से अगर ट्रांसमिट करेगा, इस तरह से फिगर बनाते हैं, ये हमारा 60 डिग्री दे रहा है। तो जब बेटा वो ए से ट्रांसमिट करेगा तो अगर I0 है यहाँ पर
इंटेंसिटी, तो ए से अगर ट्रांसमिट करेगा तो इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, I0/2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जब ट्रांसमिट करेगा हमारी इंटेंसिटी हो गई I0/2, और जब बी से ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिटेड फ्रॉम बी, इंटेंसिटी हमारी क्या होगी बेटा, I0 cos स्क्वायर फाई होता है। तो I0 हमारे I0 की वैल्यू है यहाँ पे I0/2, और एंगल हमको दिया है बेटा, यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी कि I0/8 हमारा आंसर हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। हमारा आंसर है I0/8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, इन अ प्लेसिंग अ थिन शीट ऑफ माइका ऑफ थिकनेस 12 × 10⁻⁵ in the path of the interfering beams in YDSE, the central fringes shift equal to fringe with refractive index of mica। तो बेटा हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइका का। थोड़ा सा बेटा इस क्वेश्चन में संशोधन करना चाहेंगे, यहाँ पे पावर -5 की जगह -7 होगी, ठीक है, थोड़ा करेक्शन है। तो यहाँ पर बेटा हमें निकालनी है सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट इक्वल टू द फ्रिंज विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द माइका। माइका का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो बेटा जब इस टाइप का केस है YDSE में, हम लोग क्या है, बीच में कोई भी हम ऐसा मटेरियल रख देते हैं जिस तरह से कुछ इस तरह से, अगर हमने यहाँ पर कोई भी मटेरियल रख दिया तो जब हमारा फॉर्मूला बनता है बेटा, हमारा फॉर्मूला ऐसी कंडीशन में क्या बनता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला है कि म्यू -1T d/d। लेकिन अब ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, बीटा का। लेकिन अब वो बोल रहा है कि द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट इक्वल टू फ्रिंज विथ, तो फ्रिंज विथ के इक्वल है, यानी कि फ्रिंज विथ हमारा क्या होता है, d/d। तो यहाँ पे d/d कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा d/d यहाँ से कैंसिल हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या बचा, μ-1T। क्लियर। अब जल्दी से हम लोग वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लैम्डा हमको दिया है बेटा यहाँ पे 600 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू μ-1, और टी की वैल्यू बेटा हमें थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी है बेटा उसने हमें 12 × 10⁻⁷ आपका इज इक्वल टू μ-1 चल रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा हम, तो 5 टाइम्स जाएगा तो हमारा आया 5 × 50 हो जाएगा, 50 × 10⁻⁹ अपॉन 10⁻⁷ इज इक्वल टू μ-1, यानी कि हमारा आया यहाँ पे 50 × 10⁻⁻2 इज इक्वल टू μ-1। 0.5 इज इक्वल टू μ-1, तो म्यू इज इक्वल टू आया हमारा 1 + 0.5 यानी कि 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया हमारा बेटा यहाँ पे 1.5। तो बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1.5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे यहाँ पे, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव वॉज फर्स्ट गिवन बाय न्यूटन, हाइगन, और यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सवेल और फ्रिशनेल। तो बेटा नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स का आइडिया था वो किसने दिया था, हाइगन ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वेव फ्रंट मीन्स। वेव फ्रंट का मीन्स क्या होता है, ऑल पार्टिकल इन इट हैव सेम फेज, all the particles have opposite phase of vibration, few particles have same phase, rest in opposite phase, और फोर्थ है none of these। बेटा जो वेव फ्रंट होते हैं वो सभी क्या होने चाहिए, सेम फेज में होते हैं, ये इसकी जो है प्रॉपर्टी है। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल पार्टिकल इन इट हैव सेम फेज। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन YDSC फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ वन द स्लिट। हमें क्या निकालनी है बेटा, इससे मिसिंग वेवलेंथ निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, y इज इक्वल टू होता है 2n+1 अपॉन 2 d लैम्डा अपॉन d। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है बेटा। अब बेटा हम जानते हैं कि अब वो बोल रहा है मिसिंग वेवलेंथ निकालनी है, तो यानी कि इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, d/2 2n+1/2 d लैम्डा/d। तो बेटा यहाँ पर d से d हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। नहीं ये तो बेटा लैम्डा है, तो d नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे थोड़ा फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा d/2 2n+1/2 d लैम्डा/d। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे d स्क्वायर अपॉन 2n+1d। ठीक है, तो मिसिंग वेवलेंथ निकालनी है। अब हम लोग क्या करें, इसमें पर्टिकुलर n की वैल्यू जो है 1 2 3 रख के देखते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 यानी कि 3। ठीक है, और जब हम लोग 2 रखेंगे इधर तो 2 × 2 + 1 यानी कि 5। तो कुछ इस तरह से आएगा d स्क्वायर अपॉन 3d, d स्क्वायर अपॉन 5d, d स्क्वायर अपॉन 7d। इस तरह से सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन d स्क्वायर अपॉन 3d, कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है d स्क्वायर अपॉन 3d। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही है ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफ का है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हमें एक फॉर्मूला नॉर्मल पता है तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा द करेक्ट कर्व बिटवीन फ्रिंज विथ B एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट D। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ रखा है फ्रिंज विथ का फॉर्मूला, उसी से हमें क्या पता है कि बीटा यानी कि यहाँ तो b दे रखा है फ्रिंज विथ, तो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अगर d बढ़ेगा तो b हमारा घटेगा, b बढ़ेगा तो d घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या है, ये रेसिप्रोकल है। तो हमारा जो ग्राफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होना चाहिए। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे यहाँ पे 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.2 × 10⁻⁻6 मीटर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू 10th ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। बेटा n की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। क्वेश्चन इतना हैवी है लेकिन नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बेटा हम लोग जानते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू होता है आपका d sin थीटा बराबर होता है आपके n लैम्डा के। तो पाथ डिफरेंस बेटा यानी कि डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा, n उसने दिया है आपको 10 और लैम्डा की वैल्यू है आपके 6.2 × 10⁻⁻6। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6.2 इंटू पावर से पावर माइनस कर देते हैं 6.2 × 10⁻⁻5। तो डेल्टा x इज इक्वल टू 6.2 × 10⁻⁻5 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम enters a medium of refractive index 1.5, its wavelength in medium will be। तो बेटा मीडियम की आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी दी है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। अच्छा हम लोगों ने पढ़ रखा है बेटा v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू n लैम्डा, हम लोग नोन है इस फॉर्मूले से। और बेटा म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। तो बेटा यहाँ v की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, n लैम्डा पुट कर देते हैं, तो c/n लैम्डा। तो हमारा म्यू c और n लैम्डा में रिलेशन आ गया। और हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ इस तरफ और c/n म्यू। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। c की वैल्यू तो हमें पता है 3 × 10⁸ होती है, n की वैल्यू
बेटा एन की वैल्यू हमें क्या दे रहा है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फ्रिक्वेंसी दे रहा है 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14। और म्यू की क्या वैल्यू है बेटा, यहाँ पे म्यू की वैल्यू है हमारे पास 1.5। तो बेटा जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 आ जाएगा। तो 15 इधर आया 5, 5 5 25, ठीक है, और 10/25। बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, हमारा जो है आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आया यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट करने पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बेटा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैच प्लेन वेव इंसिडेंट ऑन डिफरेंट सर्फेसेस इन कॉलम 1 विद द इमर्जेंट वेव फ्रंट इन कॉलम 2। तो बेटा अगर हम 1 की बात करें तो हमारा यहाँ 1 किससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है हमारा 1 यहाँ पे थर्ड वेव फ्रंट से। तो ए हमारा इससे मैच किया। बी जो है हमारा यहाँ लेंस है, लेंस पे हमारी रे आएगी। तो बी हमारा किससे मैच कर रहा है बेटा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो बेटा हमारा मैच कर रहा है ये 4 से। तो बी हमारा 4 से मैच किया। सी है हमारा यहाँ पर बेटा हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर में हमारे यहाँ पर रे जा रही है। तो हमारा कौन सा जो है मैच करेगा यहाँ पे, सेकंड वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट रेडियस r/2 हमारे यहाँ पे मैच करेगा। तो ये हमारा हो गया सी। और डी वाला तो अब नॉर्मल सी बात है, डी हमारा मैच करेगा यहाँ पे फर्स्ट से। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पे 1 का डी, ए का बेटा हुआ हमारा यहाँ पर उल्टा लिख दिया मैंने, तो फर्स्ट का डी और सेकंड का सी और हमारा है बी का 4th, ठीक है, बी का 4th और सेकंड है हमारा यहाँ पे थर्ड का ए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे मैचिंग से वेरीफाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 11, 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो बीटा इंटरफेयर, देन द वैल्यू ऑफ आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। ठीक है बेटा, तो आई मैक्स क्या होता है बेटा, आई मैक्स हमारा होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, उसी से हमने लिया आई मैक्स। ठीक है, तो आई मिनिमम बेटा हमारा क्या होता है, आई मिनिमम होता है हमारा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब यही वैल्यूज जो है इसमें हम लोग पुट करके अपना आंसर निकालेंगे, केवल कैलकुलेशन है और बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। तो बेटा आई मैक्स हमारा क्या है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर माइनस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं ब्रैकेट, ओपन करते हैं स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 यहाँ हो जाएगा माइनस a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो a1 a2 हमारा यहाँ पे कट गया। अब नीचे की तरफ आते हैं, इसको ओपन करते हैं हम बेटा। तो हमारा आएगा यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। इसको ओपन करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो a1 a2 बेटा हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर आया हमारे पास 2a1 a2 प्लस 2a1 a2, तो हमारा हो गया यहाँ पे 4a1 a2। और यहाँ पे a1 का स्क्वायर 2 टाइम्स और a2 का स्क्वायर 2 टाइम्स। तो डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे आया हमारा 4a1 a2 अपॉन 2a1 स्क्वायर प्लस 2a2 स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लेते हैं,
A2 स्क्वायर। तो 2 से हमारा 4 कट गया, फाइनली हमारा आया यहाँ पर बेटा 2A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 का A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारा। अब वो बोल रहा है टू कोऑर्डिनेट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटी का बेटा क्या रेशियो उन्होंने दिया है, इंटेंसिटीज का रेशियो उन्होंने दिया है बीटा, बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटेंसिटीज का रेशियो अगर आपका बीटा है तो नॉर्मल हम लोग इसमें लिख सकते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, मैंने बताया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर यानी कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट I। ठीक है, यानी कि आपको A1 अपॉन A2 जो है वो दे रखा है आपको अंडर रूट बीटा अपॉन 1। तो यानी कि आया हमारा A1 बराबर अंडर रूट बीटा A2। अब A1 की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो आया हमारा 2। A1 की वैल्यू हम लोग रखते हैं इंटू अंडर रूट बीटा A1। ठीक है, और A2 जो है हम लोगों ने A1 की वैल्यू रखी अंडर रूट बीटा A2। ठीक है, और A2 पहले से हाई है, क्लियर। यहाँ पे A1 की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट बीटा A2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस A2 तो हमारा एज इट इज रहेगा। आया हमारा यहाँ पे 2 अंडर रूट बी A2 स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बेटा हमारा ये इसके पास भी A2 स्क्वायर है, इसके पास भी A2 स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया A2 स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट बीटा का स्क्वायर, तो बीटा बच जाएगा बेटा यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे आया बीटा प्लस 1, तो A2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर बेटा हमारा यहाँ कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा आंसर इतना बड़ा कैलकुलेट करने के बाद आया बीटा प्लस 2 अंडर रूट बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठा, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 4 करेक्ट है, 2 अंडर रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। क्लियर, काफ़ी कैलकुलेशन था लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर ऑफ द होल apparatus in dipped in water, refractive index 4/3 without disturbing the arrangement, the new fringe width will be। कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई अरेंजमेंट था, उस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हमने पानी में डुबो दिया, तो बेटा और अरेंजमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसी कंडीशन में हमारी न्यू फ्रिंज विथ क्या होगी। तो छोटा सा फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला हमारा कि बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय म्यू, यानी कि फ्रिंज विथ अपॉन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो फ्रिंज विथ उसने हमें क्या दे रखी है 0.4 मिलीमीटर दे रखी है। आंसर मिलीमीटर में ही है तो 0.4 ही रहने देते हैं, क्यों चेंज करें। तो 0.4 अपॉन बेटा 4/3, तो 0.4 इंटू 3/4, तो पॉइंट हटाया, यहाँ पे नीचे 10 आया, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो 3/10 यानी कि 0.3 मिलीमीटर आंसर आना चाहिए। तो 0.3 मिलीमीटर यानी कि 0.30 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमारा असर्जन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि डिफ्रैक्शन टेक प्लेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। बिल्कुल सही बात है, असर्जन तो करेक्ट है। रीजन है हमारा डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ परसेप्टिबल ओनली इफ वेवलेंथ ऑफ वेव इज कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग डिवाइस। तो हमारा रीजन भी करेक्ट है, लेकिन बेटा हमारा यहाँ पे देखिए रेसर्जन जो है रीजन की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। वैसे अगर दोनों स्टेटमेंट देख रहे हैं दोनों ही हमारी सही है। डिफ्रैक्शन जो है हमारा जो हमारा रीजन है वो असर्जन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा। और assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation of assertion, so option number first is our correct option। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटा यहाँ पे लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम
is incident normally on the slit having a width of 0.2 millimeter. The width of central maxima measured from minimum to minimum of diffraction pattern on the screen 9 meter away will be nearly. तो बेटा हमें यहाँ पर वेवलेंथ गिवन है और विथ गिवन है और हमसे क्या पूछा है, द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पूछ रहा है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारी जो एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम क्या होगी बेटा, 2 थीटा इज इक्वल टू, सभी को पता है 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है। वैल्यूज हम लोग जल्दी से पुट कर लेते हैं। हमें लैम्डा की वैल्यू क्या दी है, 6328 इंटू 10 टू द पावर -10, 2 इंटू 6328 इंटू 10 टू द पावर हमें दी है यहाँ पर -10। और a की वैल्यू बेटा उसने हमें क्या दी है, a की वैल्यू उसने हमें दी है 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 2 से 2 बेटा हमारा कट गया, यहाँ पे आया 6328 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा -7। बट बेटा हमें जो ऑप्शन दे रहा है वो डिग्री में दे रहा है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तो इंटू 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 6328 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 180 अपॉन 3.14, तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0.36 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन बेटा कौन सा करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले नैना मैम ने क्वेश्चन डिस्कशन कराया था, तो आज मैं आप लोगों को CRT 49 का क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन कराऊंगा, तो बने रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो देखिए कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 15, 2 कोहेरेंट सोर्सेज ईच इमिटिंग लाइट ऑफ intensity I naught interference in a medium at a point where phase difference between is 2 pi by 3, the resultant intensity at that point would be। बाबू ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो फार्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का I इज इक्वल टू 4 I नॉट cos स्क्वायर फाई बाई 2, पुट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस। तो फाई क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 4 I नॉट कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू पुट करिए 2 पाई बाई 3, और ये 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 5 बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए 1/4, तो ये हो जाएगा 4I नॉट, ये हो जाएगा 1/4, 4 विल बी कैंसिल टू 4, दैट इज इक्वल टू I नॉट, यानी I बराबर क्या आ गया हमारा, I नॉट। तो बाबू हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हेन सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, then 62 fringes are seen in the field of view. Instead, the violet light of wavelength is 4358 angstrom is used. The number of fringes that will be seen in the field of view will be। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, एक फार्मूला होता है कि जब, ये देखिए मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारी फ्रिंजेस हैं, ये S1 और ये S2 है ना, इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि D है, ठीक है। और यहाँ ये हमारी स्क्रीन है ना, कितनी दूर, D डिस्टेंस पे हमारी एक स्क्रीन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं वो कुछ ऊपर मिलेगी, कुछ नीचे मिलेंगी। तो ये जो लेंथ होगी है ना, ये जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि कह रहा है कि सेम उसी फील्ड ऑफ व्यू पे पूछ रहा है कि हमारी नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होगी, ठीक है। तो फार्मूला होता है, डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ कि N1 बीटा 1 इज इक्वल टू N2 बीटा 2, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है जान लेते, बीटा क्या है यहाँ पे, फ्रिंज विड्थ है, बीटा होता है D लैम्डा बाई D,
बोलो इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो यहाँ से रखते हैं n1, बीटा 1 मतलब लैम्डा चेंज हो रहा है तो लैम्डा 1, और डी और कैपिटल डी और स्मॉल डी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो सेम एज इट इज इसको रहने देते हैं। तो डी बाई डी इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, तो लिख दो n2 लैम्डा 2 की वैल्यू क्या रखेंगे, ये n2 और ये बीटा 2, तो बीटा 2 की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। डी को सेम एट इज रहने दीजिए, लैम्डा हो जाएगा लैम्डा 2 और डी हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि डी और ये कैपिटल डी, स्मॉल डी और कैपिटल डी तो चेंज हो ही नहीं रहे, है ना। तो बाबू ये कट पिट करके हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा क्या, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। हमें यरमन की वैल्यू दे रखी है, कितना है बाबू, 62। कहाँ है, कहाँ, ये नंबर ऑफ रेंज 62 है ना। लैम्डा 1 दे रखा है कितना, 5893 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 भी दे रखा है, निकालना हमें n2 की वैल्यू, तो रख दीजिए। चलिए इसको कर लेते हैं। चलिए n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ओके, देन n2 इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, n1 कितना है 62 है ना, लैम्डा 1 कितना है 5800 देख लेते हैं कितना है, एक बार फिर से कन्फर्म, 5893 है ना, 5893 एंगस्ट्राम है तो रहने देते हैं, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू भी वेवलेंथ की एंगस्ट्राम में ही है, ओके। तो चलिए इसको भी रख लेते हैं। ये कितना था बाबू, ये था हमारा 4358 4358 एंगस्ट्राम, ठीक है। हम इसे कैंसिल कर देंगे, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली, ध्यान देना अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिख रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा बाबू, अप्रॉक्सीमेटली हमारा वैल्यू आ जाएगा कितना, बोलो 84, कितना आ जाएगा 83 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम इसको 84 अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं, चलो, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन YDSC द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm एंड स्क्रीन इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स, इफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द फ्रिंज विड्थ ऑफ द स्क्रीन। तो बाबू आपको पता है ना YDSC का मतलब क्या होता है, यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फार्मूला लगता है फ्रिंज विड्थ का, बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। बोलो इतना समझ में आता है? हाँ सर समझ में आता है। तो फटाफट वैल्यू रखो, डी की वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी क्या है बाबू, कैपिटल डी हमारा क्या है, देखो फिगर बना दे रहा हूँ तुम लोग, देखो ये देखो, ये हमारी दो स्लिट्स हैं जिनकी बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, बोलो ठीक है, ये हमारी क्या स्मॉल डी है, और इनसे कैपिटल डी डिस्टेंस पे है ना, बोलो इनसे कैपिटल ये डी डिस्टेंस पे हमारी एक स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है डी है। बोलो कितना समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो पूछ रहा है कि फ्रिंज विड्थ क्या होगी, है ना, यानी यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी इस फ्रिंज की विड्थ मतलब चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो हम फार्मूला लगा देंगे बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना। तो चलो रखो वैल्यू, 25 सेंटीमीटर दिया है कैपिटल डी की वैल्यू, तो 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, 10 टू द पावर 25 × 10 टू पावर -2 मीटर, है ना। लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्राम में है ना, तो इसको चेंज कर लो, बोलो इसको चेंज कर लो किसमें, मीटर में। तो 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर अपान, और डी कितना दे रखा है बाबू, डी आपका ये आपका डी की वैल्यू है, दे रखा है 1 mm, यानी 1 × 10 टू द पावर -3 मीटर। बोलो कितना समझ में आया? चलो काटते पीटते हैं, इसको सबको ऊपर ले जाओ, चलो तो 25 × 10 टू द पावर -2 -12 कितना हो जाएगा, -12 × 6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3, इसको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा, बोलो 3 हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आया? हाँ सर। तो 25 × 6 कितना होगा, बोलो सर 150 होगा,
बहुत अच्छा। ये 3 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 टू द पावर, सब्सट्रैक्ट कर दो -6। बोलो हाँ सर आ गया समझ में, लेकिन हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा भाई, मैच नहीं कर रहा तो मैच करवा लो। तो इसको तुम लिख सकते हो 150, बोलो इसको लिख सकते हो ना, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो 0.150 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या मीटर, क्या लिखा है बीटा है ना, तो फ्रिंज विथ है ना, फ्रिंज एक विथ होती है ना, बोलो तो फ्रिंज इतना दिया है, देखो एम में दिया ध्यान से ना, तो ये जो वैल्यू आई है हमारी ये मीटर में आई है, बट ऑप्शन किस में है, मिलीमीटर में, तो इसको चेंज कर दो ना, ये लिख सकते 0.15 मिलीमीटर। बोलो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बोलो बोलो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है 0.15 मिलीमीटर है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय टू वेव्स इज 3.75 म्यू एंड द वेवलेंथ इज कितना दिया बाबू 5000 एंगस्ट्रॉम। द पॉइंट इज, पॉइंट क्या होगा, तो देखो डार्क के लिए क्या होता है, देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तुम्हें पता है पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखो अगर ब्राइट की बात करोगे तुम BRIGHT, तो बाबू आपका होता है एन लैम्डा, किसमें इन YDSC की बात कर रहा हूँ है ना, YDSC यानी यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर डार्क की बात करोगे, डार्क फ्रिंज के लिए, तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, ये होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। बोलो क्या समझ में आया। एक बात बताओ, अगर कुछ लोग कहते हैं सर जी प्लस भी होता है, तो ठीक है 2n+1 लैम्डा बाई 2 भी कर सकते हो, लेकिन n वहाँ कहाँ क्या लोगे, n आपको 0 लेना पड़ेगा वहां पे, और यहाँ पे n आपको 1 लेना पड़ेगा, n इजिकल टू 1 ले लोगे तो क्या होगा बोलो, तो ये हो जाएगा n अगर 1 ले रहे हो तो 2 में से 1 जाएगा 1 लैम्डा बाई 2, फिर उसके बाद 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2 है ना, n बराबर 1 2 3 के लिए इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू आएगी बाबू ये वाली डार्क के लिए, ये आएगी ऑड मल्टीपल है ना ऑफ लैम्डा बाई 2, और ये आता है कितना, ये हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल है ना ऑफ लैम्डा आएगा। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस ये बताना है कि किस में आएगा, मतलब जो पॉइंट मिलेगा हमको वो डार्क होगा कि पार्शियली ब्राइट होगा कि ब्राइट होगा। तो आइए चेक करते हैं, हम निकालते हैं डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। अगर डेल्टा एक्स बाई लैम्डा निकल गया तो हमको इस फार्मूले से ये पता चल सकता है कि वो n लैम्डा से ब्राइट में बिलोंग कर रहा है, बोलो कि 2n-1 लैम्डा बाई 2 से डार्क में बिलोंग कर रहा है, वो किस में है। ये वाला फार्मूला अगर बैठ गया है ना तो ब्राइट के लिए माना जाएगा, अगर इस फार्मूले बैठ गया तो डार्क के लिए। तो निकाल लो डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, ठीक है चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। चलिए तो अगर हम निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा अगर निकालेंगे तो हमको डायरेक्ट क्या मिल जाए, डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले रख लो, डेल्टा एक्स यानी पार्ट डिफरेंस, डेल्टा एक्स यानी पार्ट डिफरेंस 3.75। बोलो इतना समझ में आया, और लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -10 है ना। बोलो ये कितना आएगा, बराबर देखोगे तो लगभग 15/2 आ जाएगा, यानी 15/2 मतलब 7.5। बोलो तो 7.5 यानी 15/2, तो ये बताओ इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो कहेंगे सर ये तो ऑड है इसका लैम्डा बाई 2, यानी ये सर ये वाला मैच कर रहा है ना। ये देखो क्या है, ऑड है कि नहीं, 15 क्या है ऑड है, और उसका क्या है लैम्डा बाई 2 भी है, क्योंकि हमने निकाला किसकी वैल्यू, हमने निकाली है डेल्टा एक्स बाई लैम्डा की वैल्यू निकाली है ना, कितनी आई 15/2 आई है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू लैम्डा बाई 2। बताओ 15 क्या है, ऑड एक इवन है, कहोगे सर जी ये तो ऑड है, तो ऑड मैंने बताया था ना कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाए इसका मतलब वो डार्क से बिलोंग करता है, डार्क रीजन है ना, यानी जो फ्रिंज बनेगी वो हमारी डार्क बनेगी। ठीक है तो चलिए चलते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19। इन YDSC द स्पेसिंग बिटवीन द स्लिट इज d and wavelength of light used is 6000 angstrom if the angular width of the fringe formed
ऑन ए डिस्टेंस स्क्रीन इज 1 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ डी इज, देन द वैल्यू ऑफ डी इज क्या होगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है और हमें दिया क्या है, हमें दिया है YDSC। अगर देखो YDSC दे दिया, YDSC का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, आपको पता है ना YDSC का फुल फॉर्म, यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और पूछा क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू, और दिया क्या है, एंगुलर विथ कितना 1 डिग्री। तो बाबू फार्मूला होता है एंगुलर विथ का, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल लैम्डा बाई स्मॉल डी, या लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना। और वैल्यू, और हमें निकालना है वैल्यू डी की, स्मॉल डी की, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई, बोलो लैम्डा बाई कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक, इतना समझ में आया तुम्हें। हाँ सर, तो वैल्यू पुट कर लो, लैम्डा कितना है बाबू 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और यहाँ पे बाबू थीटा कितना है 1 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको देखो 6000 एंगस्ट्रॉम को आप चेंज कर लो किसमें, मीटर में, है ना। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, बोलो समझ में आया। 6000 इंटू 10⁻⁻10 क्या मीटर हमने लिख दिया, और 1 डिग्री को हम क्या लिख, किस में लिख सकते हैं, रेडियन में। तो ये होता है बाबू पाई बाई 180, ठीक है, 1 डिग्री जो होता है ना पाई बाई 180 रेडियन। तो अब इसको कर लो सॉल्व, 180 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 इंटू, है ना, कितना हो जाएगा 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 10⁻3, 10⁻3 और -10, 10⁻⁻7, ऊपर जाएगा 180, नीचे आएगा पाई। हमें अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालनी है, चलिए निकाल लेते हैं। तो कितनी आएगी बोलो, तो ये हो जाएगा, पाई को तुम लिख सकते हो 3.14, लगभग डबल कर दो, 8 दूनी 36, ये हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा 10⁻⁻7, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 0.036 mm में आप कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो कर सकते हो कि नहीं, हाँ सर कर सकते हैं। तो लेकिन ऑप्शन हमारा किस में दिया है, देखो 2 ही डिजिट दिया है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये देखो यहाँ तक ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 6 नहीं लिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20 बाबू क्या कह रहा है, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द सेपरेशन ऑफ इमेज ऑफ स्लिट्स वेयर फाउंड टू बी 16 millimeter and 9 millimeter respectively, the actual separation between the slits will be, the actual separation between the slits will be क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसका एक फार्मूला होता है ना, D बराबर √L1 इंटू L2। ओके सर जी, फार्मूला डायरेक्ट लिख दिए लेकिन समझ में नहीं आया, तो फिगर बना दे रहा हूँ। देखो L1 क्या है, देखो ध्यान से देखो, देखो कह रहा है द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC की बात हो रही है, टू फाइंड द सेपरेशन ऑफ इमेज ऑफ स्लिट्स वेयर द फाउंड टू बी वेयर स्लिट्स वेयर फाउंड टू बी 16 mm एंड 9 mm। ध्यान समझना, कह रहा है कि टू फाइंड द सेपरेशन ऑफ इमेज, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ डी की। वैल्यू ऑफ डी क्या होता है, 2 स्लिट के बीच का सेपरेशन, इसको स्मॉल डी हम बोलते हैं। तो कहीं ये देखा गया है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये देखा गया कि अगर हम, है ना, एक पार्टिकुलर लेंथ की बात करें कि 2 स्लिट के बीच की डिस्टेंस डी है, तो उनमें जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ है, यानी जो ढेर सारी जितनी भी फ्रिंजेस बनेगी, तो मान लेते हैं पहले केस में L1 बन रही है और दूसरे वाले केस में, है ना, दूसरे वाले केस में हमारी कितनी बन रही है, L2 बन रही है। ऐसा समझो, ये फील्ड ऑफ व्यू, फ्रिंज व्यू का क्या है, ये फील्ड है, यानी जितनी फ्रिंज बनेगी उसकी इतनी बड़ी, ये जो फील्ड है, ये जो क्षेत्र है, इसकी जो लेंथ है हमने मान लिया L2 है ना। अगर L1 और L2 की वैल्यू, देखो L1 और L2 की वैल्यू दे, है ना, तो हमें D की वैल्यू इस फार्मूले से निकाली जाएगी। तो फटाफट वैल्यू रखो, क्योंकि L1 दे रखा है बाबू 16 mm और L2 दे रखा है 9 mm, ठीक है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो बोलो कितना हो जाएगा, L1 कितना है 16 mm और L2 कितना है 9 mm, तो 16 9 144, बोलो 16 इंटू 9 इज इक्वल टू होता है 144, ये हो जाएगा 12 क्या mm। बोलो इतना समझ में आया, बोले हाँ से समझ में आया। तो ऑप्शन देखते ही मार दो, ऑप्शन नंबर 2
12 mm हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एट थीटा बराबर 30 डिग्री फॉर ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम द विड्थ ऑफ स्लिट अप्रॉक्सीमेटली। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ्रैक्शन का है। डिफ्रैक्शन में देखो मिनिमा के लिए, डिफ्रैक्शन में मिनिमा के केस में जो फार्मूला लगता है ना, वो कितना होता है बाबू, ए साइन थीटा इक्वल होता है एल लैम्डा, बोलो ठीक है। लेकिन फर्स्ट मिनिमा की बात हो रही है, किसकी, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के केस में क्या होगा, n बराबर 1 रख दो, तो a साइन थीटा कितना हो जाएगा, बोलो a साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा। तो a कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स पूछा है, तो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स क्या होती है, a होती है। तो a हो जाएगा लैम्डा बाई साइन थीटा। पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। देखो लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज कर लो मीटर में, ठीक है। और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻, देखो ये 3 पावर है ना, ये -10 है, तो ये हो जाएगा -7। और साइन थीटा साइन 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री होती है 1/2, तो ऊपर जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 = 10, तो 10 अगर सेंटीमीटर में चेंज करना, ये तो मीटर में है, तो 10 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है इफ ए थिन माइका शीट ऑफ थिकनेस t एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 5/3 इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स एज शोन इन फिगर, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रिंज सिस्टम इज। ये देखो ये सिस्टम दे दिया है, ये YDSC का एक्सपेरिमेंट है, और इसमें देखो एक पहली हमारी लाइट वेव जा रही है, यहाँ से दूसरी लाइट वेव जा रही है, तो इसमें से किसी एक के पाथ में हमने क्या कर दिया, टी थिकनेस की एक माइका शीट डाल दी। ये देखो टी थिकनेस की हमने एक माइका शीट ये डाल दी, ठीक, बोलो ठीक। तो पूछ रहा है, तो इसको देखो ये ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन का क्वेश्चन बाबू, ये अभी सिलेबस में है कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि ये हमारा क्या है, PYQ मॉडिफाइड क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे नीट में PYQ मॉडिफाइड के क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कर ही लेना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो फार्मूला होता है y = d/d μ -1 × t, y = है ना d/d, ध्यान देना इसी में कंफ्यूजन होता है, कैपिटल D/d μ -1 × क्या t, तो वैल्यू रखो d/d, म्यू कितना है 5/3, तो रख दो यहाँ पे 5/3 -1 × t, ठीक है। ध्यान देना d तो मैंने कर दिया, d तो सही लिखा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है d की वैल्यू वो 2d है, ठीक है, तो ये तुम्हें रखना है, d की जगह तुम्हें 2d रखना है, ये मत भूल जाना, ठीक है। तो रखो ये हो जाएगा d/2d, है ना। 5/3 ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा इंटू 2/3 इंटू ये t है तो t रहने दो, बोलो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारा dt, बोलो dt/3d, बोलो आया कि नहीं आया। हमारा क्या आ गया वो फाइनल आंसर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, है ना, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है ना, ये y, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो कितना आ गया, वो आ गया dt/3d, बोलो समझ में आया, dt/3d, बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा, बोलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या, कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट विथ light of wavelength 5000 angstrom, the distance between the slits is 0.2 mm and the screen is 2 meter from the slits, position of third maximum from the center of screen is। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पोजीशन पूछा है ना, ये देखो YDSC का बार बार सेटअप बनाओगे ना
उतना तेजी से याद होगा। ये डी है, ये S1, ये स्लिट S2, इनकी जो बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है। और हम पूछा गया, मान लेते हैं ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, और यहाँ से तो क्या कर रहा है, कह रहा है पोजिशन ऑफ थर्ड मैक्सिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। सेंटर ऑफ स्क्रीन ये है, हमें पूछा है थर्ड, है ना। ये सेंटर ऑफ स्क्रीन पे क्या होता है बाबू, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल ऑफ मैक्सिमा से थर्ड मैक्सिमा वो पूछ रहा है ना। थर्ड मैक्सिमम पोजीशन पे क्या होगा, तो चलिए इसको कर लेते हैं। उसकी पोजीशन पूछ रहा है, ये पोजीशन यानी ये कितने डिस्टेंस पे हमें थर्ड मैक्सिमा की फ्रिंज मिलेगी, थर्ड मैक्सिमा वाली फ्रिंज मिलेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पोजीशन पूछ रहा है। तो बाबू फार्मूला तुम्हें पता है ना, एक्स एन इजिकल टू होता है, एक्स एन इजिकल टू होता है एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। बोलो एक्स एन यानी x3 निकाल लो, n मतलब बाबू 3, d कितना दे रखा है जल्दी बताओ, d देख के बताओ। ये तो स्मॉल डी की वैल्यू है, बोलो दो स्लिट की, और एंड द इतना एंड द स्क्रीन इज 2 मीटर अवे फ्रॉम, यानी ये दिया है हमारा, है ना, इंटू 2 मीटर दिया है। लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा सर दे रखा है 5000, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5000 एंगस्ट्राम है, ध्यान देना। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ मीटर में, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना पावर के साथ। तो फाइनली हो जाएगा ये 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ओके। और स्मॉल डी की वैल्यू कितना है देखो 0.2 mm, तो लिख दो इसको भी 0.2 × 10⁻⁻3। बोलो इतना लिख सकते हो, बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो फाइनली बताओ कितना आएगा, बोलो। तो ये आ जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 3 × 2 = 6 है ना, ये 2 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको, तो इसको मैंने इससे काट दिया, ये 10⁻⁻4 होगा, ऊपर हो जाएगा -3, तो 5 3 = 15, 10⁻³ मीटर में, बोलो आएगा, आएगा। तो मैं इसको करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻2 क्या मीटर। लेकिन अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ बाबू, तो थर्ड मैक्सिमा हमको मिल जाएगा, थर्ड मैक्सिमा की जो पोजीशन हमें मिल जाएगी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, ओके। हाँ सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सही है, बोलो समझ में आया। हाँ सर आसान आसान क्वेश्चन ही तो है, फार्मूला बेस्ड ही तो है, तो बाबू यही प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में याद रखना है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन on the screen with a light of 700 nanometer. What should be the wavelength of light source in order to fifth bright fringe at same distance? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे समझो, देखो S1 S2 दो वेवलेंथ डाली गई, दो लाइट मतलब दो लाइट है अलग अलग वेवलेंथ, मतलब पहली लाइट की वेवलेंथ λ1, दूसरी लाइट की वेवलेंथ λ2, है ना। तो दो वेव्स डाली गई और अलग अलग, है ना। तो देखा गया कि पहली जो वेव लाइट वेव्स थी, है ना, उसकी जो पोजीशन थी सेंटर से वो थी x3, ठीक। फिर ये देखा गया कि दूसरी वेवलेंथ की जो लाइट है ना, उसकी जो पोजीशन है वो x3 पे क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, यानी सेम पॉइंट पे बना रही है ना। लेकिन वो जो बना रही है उसकी जो ब्राइट फ्रिंज बन रही है वो x5, यानी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है वो उसी डिस्टेंस पे बन रही है। ये अंतर क्या है, वेव लाइट वेव्स अलग अलग वेवलेंथ की, है ना। तो x3 यानी जो तीसरी ब्राइट फ्रिंज बन रही है सेंटर से वो इसी डिस्टेंस पे है, ठीक है S3। और जो दूसरी वेवलेंथ है, जो दूसरी देखो लाइट 1 की वेवलेंथ λ1 है, लाइट 2 की वेवलेंथ λ2 है, ठीक। इसकी पोजीशन x3 है, यानी इसकी ब्राइट फ्रिंज x3 पे बन रही है ना, ठीक। और दूसरी देखो, और जो दूसरी लाइट की वेवलेंथ जो दूसरी लाइट है जिसकी वेवलेंथ λ2 है ना, उसकी जो पोजीशन है वो क्या कर रही है, वो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बना रही है सेम उसी पॉइंट पे, है ना। उसी पॉइंट का मतलब उसी डिस्टेंस पे। तो हमें पता करना है ना, हमें पता करना है कि λ2 की वैल्यू क्या है, यानी जो दूसरी वेव्स है ना कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड करने का मतलब उसकी जो
फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है उसी पॉइंट पे बन रही है जिस पे पहली वेव की तीसरी ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बताइए कि λ2 यानी दूसरे लाइट वेव्स की वेवलेंथ कितनी है। तो फार्मूला लगाते हैं, हमें पता है हमें क्या दे रखा है बाबू। ये फिगर मैं अब इरेज कर सकता हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमें क्या दे रखा है, हमें पता क्या है, हमें बाबू ये पता है कि xn पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या होता है, n d लैम्डा बाई स्मॉल d। देखो देयरफॉर इंप्लाइज दैट, हमें ये पता है ना कि x3 बराबर x5 है ना, यानी पहली वेवलेंथ की तीसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बराबर दूसरी वेव की पहली वेव की तीसरी, है ना, पहले वेव की तीसरी, है ना, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन इज इक्वल टू दूसरी वेव की पांचवी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, मैच कर रही है, सेम पॉइंट पे है। तो बताओ λ2 कितना है, यानी दूसरे वेव की जो वेवलेंथ वो कितनी है, क्योंकि पहली वेव की वेवलेंथ दे रखी है। तो फटाफट वैल्यू रखो। तो बाबू ये हो जाएगा n1 λ1 d बाई स्मॉल डी। देखो कैपिटल डी स्मॉल डी चेंज नहीं हो रहे हैं तो इनको एज इट इज रखने दो, x5 n2 λ2 d बाई स्मॉल डी। तो ये तो कट गया है ना। तो हमें फार्मूला क्या मिला, n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। बोलो कितना मिला कि नहीं मिला, हाँ सर मिला। तो वैल्यू रख दो ना, फटाफट वैल्यू रखो बाबू, वैल्यू रखो और आंसर मिल जाएगा तुम्हें। तो n1 कितना दे रखा है, पहली तीसरी पोजीशन पे थी 3, λ1 कितना था 700 नैनोमीटर, ठीक है। और λ2 n2 कितना है, वो पांचवी पोजीशन पे थी ब्राइट फ्रिंज दूसरी वेव की, और λ2 तुम्हें निकालना है तो निकाल लो। तो यहीं से निकाल लो ना, यहीं से काटो, बोलो ये कितना हो जाएगा 3, 0.6 होगा, तो 0.6 है ना, और ये कितना हो जाएगा 4.200 हो जाएगा। बोलो अरे 6 7 42 है ना, 6 7 42, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 4.2 ये 1 इंटू 100 कर लो, 4.2 इंटू 100 ऐसे, तभी ना होगा। देखो तो ये कितना हो जाएगा λ2, देयरफॉर इंप्लाइज दैट λ2 कितना आ जाएगा, बोलो λ2 आ जाएगा 420 नैनोमीटर। बोलो समझ में आया। तो कितना है वो 420 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 थ्योरेटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन वाईडीएससी। वाईडीएससी मतलब बार बार पूछ रहा है वाईडीएससी, अब याद कर लो, यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट ना। द स्लिट्स विथ इज डी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, देन क्या होगा। कह रहा है वाईडीएससी में अब की बार लाइट वेव का यूज नहीं करेंगे, अब की बार यूज करेंगे हम इलेक्ट्रॉन बीम का, है ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, बोलो, जो कि क्या कर रहे हैं, यूज हो रहे हैं हमारे किसमें, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में। यानी जहां पे लाइट बीम जाती थी वहां पे अब इलेक्ट्रॉन की बीम जाएगी, ठीक है, बस ये दिमाग में रखना। तो होगा क्या, द स्लिट विथ इज डी, और वही कंडीशन, जो स्लिट विथ है बाबू S1 S2 की, वो डी है, वो क्या है, वो डी है, स्मॉल डी, है ना। चलो ठीक है, कह रहा है देन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड, और हमने क्या करा, हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, तो क्या होगा। तो देखो कह रहा है कि पहले ऑप्शन पढ़ लो उसके बाद लगाना सॉल्व। कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि नो इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व, कोई इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि फ्रिंज विथ इंक्रीज्ड, कह रहा है फ्रिंज विथ जो होगी बीटा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि फ्रिंज विथ डिक्रीजेज, फ्रिंज विथ घट जाएगी। और चौथा कह रहा है फ्रिंज विथ रिमेन सेम। तो देखो नो इंटरफेरेंस फ्रिंज ऐसा नहीं है, इंटरफेरेंस फ्रिंज होगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्जर्व होगा, ये बात गलत है कि इंटरफेरेंस, है ना, वेव पार्टिकल नेचर आप पढ़े है ना, पार्टिकल के लिए भी होगा और वेव के लिए होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, ऐसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। फिर कह रहा है फ्रिंज विथ रिमेन सेम, इसको बाद में देख करेंगे, पहले ये इंक्रीजेस डिक्रीजेस वाला देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो बाबू सबको पता है ना, ये तो सबको पता है ना कि फ्रिंज विथ का फार्मूला बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। बोलो ये तो पता है।
और एक और फार्मूला डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है बाबू, एच बराबर, देखो एच करो, लैम्डा बराबर कर लो, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी, बोलो इतना तुम्हें पता है। तो यहाँ पे तुम लैम्डा की वैल्यू रख लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, बोलो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ से देखो तुम्हें मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू डी, लैम्डा की जगह पर रख दो एच बाई एम वी डी। हम कर रहे क्या रहे हैं, वेलासिटी को बाबू इंक्रीज कर रहे हैं, वेलासिटी बढ़ा रहे हैं ना, वेलासिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बताओ जब वेलासिटी बढ़ाओगे, यहाँ पे देख लो, जब वेलासिटी तुम्हें क्या मिलना है, वेलासिटी बढ़ाओगे तो बीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलासिटी बढ़ाओगे, ये देखो ये वेलासिटी है, इसको तुम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो बीटा अपने आप घटेगा, बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है। तो देख लो ऑप्शंस, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कह रहा है थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, यस सही है, रिमेन सेम तो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगा जब भी हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो मेरा सेशन अब यहीं तक रहेगा, इसके बाद आपको सर करवाएंगे आगे का सेशन, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे सर आएंगे, आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो मेरा यहीं तक रहा, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, है ना, और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें अगर नहीं नए हैं तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आने वाली सारी अपडेट्स का इंतजार करिए। हम CRT है ना, डे बाय डे या जब भी शेड्यूल हमारा लगा हुआ है वैसे लेकर आएंगे, और इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते रहें, है ना। तो चलिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज CRT 49। इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 26 से 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो इसमें जो टॉपिक था वो हमारा है वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। बिल्कुल 12th के एंड टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब केवल और केवल हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स बची है रिवाइज करने को, वो भी जल्दी से कर लेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है और हर साल आता है, ठीक। तो अभी फिलहाल हम वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करते हैं। वेव ऑप्टिक्स के भी 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट हमें एक्सप्लेन करता है क्या क्या। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट हमें रिफ्रैक्शन के बारे में बताता है, रिफ्लेक्शन के बारे में बताता है और डिफ्रैक्शन के बारे में भी बताता है, बट ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बताता है। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा हमें क्या बताता है, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा बताता है हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हमारे पास, ठीक। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम। वैक्यूम से रिफ्रैक्ट हो रही है इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू इसका 1.5 है। द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी। वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट पे, सेम रहेगा, छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। तो सुनना मेरी बात, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बेंड हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बेंड हो रही है, और जो हमारा म्यू है मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा क्या कर रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है। 1 से बड़ा होगा तो क्या करेगा, स्पीड की जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाएगी तो वेवलेंथ भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी सेम रहेगी, स्पीड हमारी यहाँ पे घट रही है। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास वैक्यूम का इक्वल टू 1 होता है, और जो मीडियम दिया हुआ है उसका 1.5 है, मतलब कि 1 से बड़ा है, तो स्पीड क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर जाएगी। स्पीड डिक्रीज कर जाएगी तो वेवलेंथ
भी डिक्रीज कर जाएगी, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1, मतलब कि I1 और I2 दे रखा है 4/1। देन द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स इज, देखो भाई I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा A स्क्वायर के, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो यहाँ पे देख लो क्या बनेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4/1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2:1। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। इंटरफेरेंस पॉसिबल है किसमें, लाइट वेव्स में, साउंड वेव्स में, बोथ लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स, नीदर लाइट और साउंड वेव। तो भैया इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, ये सारी ये दोनों चीजें किसमें, लाइट वेव और साउंड वेव दोनों में होती हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ो आगे। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें कि स्लिट्स जो है 2 mm अपार्ट है, मतलब कि स्मॉल डी आपका 2 mm है, मतलब कि 2 × 10⁻³ मीटर है, एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ टू वेवलेंथ्स, एक λ1 दे रखा है, एक λ2 दे रखा है, at what minimum distance from the common central bright fringe on the screen 2 meter from the, मतलब कि कैपिटल D, from the slit will a bright fringe from one interference pattern coincide with the bright fringe from the other तो सुनो भाई, सुनना बात, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या लगता है, n⁻d/d। ठीक, ये फॉर्मूला लगता है फ्रिंज के। अब सुनो, यहाँ पे बोल रहा है एक ब्राइट फ्रिंज दूसरी वेवलेंथ की ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर रही है, मतलब कि n1λ1d/d इज इक्वल टू n2λ2d/d, ये होगा तो n1λ1 इज इक्वल टू n2λ2 के बराबर है n1/n2 इज इक्वल टू λ2/λ1 इज इक्वल टू 10,000/12,000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, 5/6। n1/n2 तो हमारा आ गया है, बताना क्या था, कितनी डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू n1λ1d/d, वैल्यूज पुट कर दो, n1 कितना 5 आया है आपके पास, 5 × λ1 कितना दे रखा है 12,000, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है × 10⁻10, 2 कैपिटल D दे रखा है 2 मीटर, अपॉन स्मॉल d दे रखा है 2 mm × 2 × 10⁻³ हो जाएगा। सॉल्व करो, -3 यहाँ पे -7 हो जाएगा, ये 3 भी जाएंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब 5 ये 2 से 2 चला जाएगा, 5 × 12 60, 60 में ये गया तो 6 × 10⁻³ हो जाएगा, 6 × 10⁻³ मतलब कि 6 mm हो जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है, आ गया आंसर। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान से देख लो, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन लगते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, कलर्स अपीयर ऑन अ थिन सोप फिल्म एंड ऑन सोप बबल्स ड्यू टू द फिनोमिनन ऑफ, जो सोप बबल होता है उसमें आप देखते हो कई सारे कलर्स शो करते हैं, वो कलर्स किसकी वजह से आते हैं, वो कलर्स किस वजह से आते हैं, वो कलर्स किसकी वजह से आते हैं। तो जो लाइट वेव रिफ्लेक्ट ऑफ होती हैं, तो फ्रंट एंड बैक सरफेस पे थिन फिल्म के इंटरफेरेंस होता है, फ्रंट एंड बैक फिल्म के, जैसे ये एक सोप बबल है, यहाँ पे देखो ये एक सोप बबल है, इसमें जब इधर से लाइट पड़ेगी तो इधर से जब ये निकलेगी तो एक
अलग तरीके की आपको उसमें कलर्स शो करते हैं। तो देखो इंटरफेरेंस जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब वेव्स एडअप हो जाती हैं तो वो इंटरफेरेंस कैसा कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव कहलाता है, और ब्राइटर कलर्स हमें दिखने को मिलते हैं। और जब वेव्स कैंसिल होती हैं तो वो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, और जो कलर्स होते हैं वो डार्कर कलर्स दिखते हैं। अब ये जो कलर्स हमें दिखते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो वो थिकनेस ऑफ फिल्म की, मतलब फिल्म की जो थिकनेस है उस पे हमारा डिपेंड करता है कि वो कैसे कलर्स हमें शो होंगे, जो कि डिटरमाइन क्या करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो कि क्या डिटरमाइन करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट की इंटरफेयर करेगी कंस्ट्रक्टिवली, और वही लीड करेगी किस पे, इन कलरफुल पैटर्न्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस। किसकी वजह से सो बबल में हमें वो दिखते हैं कलर्स, इंटरफेरेंस की वजह से दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। Interference was observed in interference chamber where air was present. Now the chamber is evacuated, and if the same light is used, a careful observer will see. देखो क्या हो रहा है कि इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करी गई है इंटरफेरेंस चैम्बर में, जहां की एयर प्रेजेंट थी। अब एयर को वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है, सेम लाइट हमारी क्या हो गई है, फिर से यूज करी गई है, और वो उसे एक बार जब केयरफुली ऑब्जर्व किया गया तो उस ऑब्जर्वर को वहां पे क्या दिया गया दिखा होगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो रहेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न जो रहेगा वो अभी भी हमें वहां पे दिखेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो हमें अभी भी वहां पे दिखेगा, मगर जो फ्रिंज होंगी, जो फ्रिंजेस होंगी वो वाइड हो जाएंगी। फ्रिंजेस जो होंगी वो हमारी वाइड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो लाइट की होगी वो हमारी इंक्रीज हो चुकी होगी वैक्यूम में। वेवलेंथ जो होगी हमारी लाइट की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है हमारे पास, रीजन ये है कि पहले एयर प्रेजेंट थी और अब वहां पे वैक्यूम है। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम से स्लाइटली ज्यादा होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है। इस वजह से वहां पे स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो हमारी वेवलेंथ कम होगी। ठीक, अब उसी जगह हमने वैक्यूम कर दिया है, वैक्यूम कर दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 हो गया है, तो स्पीड अच्छी आएगी, स्पीड तेज हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसी के साथ साथ हमारी जो फ्रिंजेस होंगी वो भी कैसी हो जाएंगी, वाइडर हो जाएंगी। तो इंटरफेरेंस विद लार्जर विथ, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगर येलो लाइट एमिट करी गई है किसी सोडियम लैंप से तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रिप्लेस किया गया है कि एक मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट से ऑफ द सेम इंटेंसिटी, तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगी, फ्रिंज विड्थ अनचेंज रहेगी, या फ्रिंज विड्थ लेस इंटेंस हो जाएगी, या फिर लेस इंटेंस हो जाएगी। तो सुनना मेरी बात, बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास लैम्डा डी अपॉन डी। अब यहाँ पे क्या है, लैम्डा हमारा वेवलेंथ है, कैपिटल डी जो होता है हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होती है बिटवीन स्लिट और स्क्रीन के, और स्मॉल डी हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स के। अब सुनो, जो येलो लाइट है उसकी उसमें देखो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, ये और ये तो सेम ही रहने वाले हैं, ये चेंज होंगे नहीं। बीटा किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, लैम्डा पे, मतलब कि वेवलेंथ पे। अब वेवलेंथ देखो, जो येलो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होगी हमारी, लॉन्गर होगी, और ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो हमारा बीटा भी डिक्रीज कर जाएगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, फ्रिंज विड्थ विद लो इंटेंसिटी। तो आंसर हमारे पास यहाँ हो जाएगा फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। क्यों, लैम्डा डिक्रीज कर जा रहा है तो फ्रिंज विड्थ भी हमारी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, यंग्स एक्सपेरिमेंट पे फिर से दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो कि प्लेस किए गए हैं 0.9 mm अपार्ट, मतलब कि स्मॉल डी हमें दे रखा है कितना, 0.9 mm। ठीक, और उसके बाद बोल रहा है फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड
1 मीटर अवे। फ्रिंजेस को हमने 1 मीटर बाद देखा है, 1 मीटर दूर देखा है, मतलब कि कैपिटल डी हमें 1 मीटर दे रखा है। ठीक, इफ इट प्रोड्यूसेस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, मतलब कि x हमें दे रखा है 1 mm, स्मॉल डी 1.9 mm, ठीक, कैपिटल डी 1 मीटर, और x हमें दे रखा है कितना 1 mm, x हमें दे रखा है कितना 1 mm, और यहाँ पे n हमें दिया हुआ है कितना सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो मतलब n हमें दे रखा है 2। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दो, क्या x इज इक्वल टू, वेवलेंथ निकालनी है हमें, x इज इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा डी बाई डी। क्या बात सही है? 2n लैम्डा डी अपॉन 2d, सॉरी 2d। ठीक, अब लैम्डा के टर्म्स में सॉल्व कर लो इसको, पहले लैम्डा के टर्म्स में अरेंज कर लो। लैम्डा इज इक्वल टू 2dx अपॉन 2n-1 इंटू डी। सही सही, अब वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू स्मॉल डी कितना है 0.9 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू x कितना दे रखा है 1 mm, 1 इंटू 10⁻³ तो सीधे 10⁻³ लिख दे रहे हैं, 10⁻³ अपॉन 2n-1 मतलब 2 इंटू 2 4, 4-1 3, 3 इंटू, और d हमें कितना दे रखा है 1, तो यहाँ पे देखो अब सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 3, 0.3, 2, 6, 0.6 और 0.6 6, और तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵। आंसर कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। The Young's double slit experiment is performed with blue and with green light of wavelength 4360 angstrom and 5460 angstrom respectively. If x is the distance of fourth maxima from the central one, then क्या होगा? दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, दो ब्लू वाले की ज्यादा होगी कि ग्रीन वाले की ज्यादा होगी, या ये इससे इस पे डिपेंड करेंगे, इस रेशियो पे डिपेंड करेंगे। आओ देख लेते हैं भाई। अभी फॉर्मूला बताया हमने क्या, x इज इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन डी। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। लैम्डा किसका ज्यादा है हमारे पास? ग्रीन लाइट का। लैम्डा किसका ज्यादा है हमारे पास? ग्रीन लाइट का। तो ग्रीन लाइट की डिस्टेंस ज्यादा होगी ब्लू लाइट से, तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म बात, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वेवलेंथ हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम है, इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट ऑफ विथ 0.001 mm. द लाइट इज फोकस्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, लाइट को फोकस किया गया है कॉन्वेक्स लेंस से ऑन अ स्क्रीन placed in a focal plane, screen placed in a focal plane, the first minimum will be formed by the angle of diffraction equal to, first minimum के लिए, मिनिमा के लिए पूछ रहा है, तो for first a sin theta is equal to a sin theta is equal to n lambda equal to n lambda होता है। यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा दे रखा है कितना 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, और a दे रखा है हमें 1 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। 1 दे रख 0.001 दे रखा है, mm में मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। और लिख देते हैं, लैम्डा दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, और ए हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक, अब
यहाँ पे n हमें क्या दे रखा है, n हमारे पास 1 हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमम के लिए पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैल्यू लिख देते हैं, साइन थीटा निकालना है, मतलब थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये यहाँ से गया -1 बचा, 0.5 हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 मतलब कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है 1/2 या 0.5। ठीक, समझ गए? बढ़े अगले सवाल पे। चलते हैं अगले सवाल पे। Which of the phenomena is not common to sound and light waves? साउंड एंड लाइट वेव की बात कर रहा है तो भैया इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, कोहेरेंस भी होता है, मगर पोलराइजेशन नहीं होता है, लाइट में होता है। तो अब आओ देखो, ये भैया फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल। Two periodic waves of intensity I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of the maximum and minimum intensities is. सम पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का, तो I इज इक्वल टू होता है हमारे पास I मैक्स प्लस I मिनिमम। क्या होता है I मैक्स प्लस I मिनिमम? I मैक्स हमारे पास क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 प्लस I1 I मिनिमम हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 I1 I2। ठीक, अब देखो ये और ये आपस में गया तो बचा कितना 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। ठीक, चल ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है किसी पॉइंट पे स्क्रीन पे, वेयर द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा के। इंटेंसिटी कितनी है के, ठीक, पार्ट डिफरेंस हमें लैम्डा दे रखा है। Being the wavelength of light fused, the intensity at a point where the path difference is lambda by 4। तो भैया पाथ डिफरेंस जब लैम्डा था हमारे पास, तो देखो जरा फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई के बराबर, और जब ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा तो पाई डैश इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और ये 4 2 और ये 1, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 हो जाएगा। अब इंटेंसिटी अगर हम पहले वाले के लिए निकालें, तो आई नॉट इज इक्वल टू होता है हमारे आई इज इक्वल टू होता है 4 आई नॉट कॉस फाई, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो आई हमें दे रखा है कितना के इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 मतलब 2 पाई का बाय 2, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई बचेगा। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा, पाई बचेगा, कॉस पाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना 1, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 4 आई नॉट के बराबर, के इज इक्वल टू कितना आया 4 आई नॉट के बराबर। अब हमें क्या बताना है, दूसरी इंटेंसिटी बतानी है, जब वो लैम्डा बाय 4 हो जाएगा तो आई डैश हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई डैश कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, आई डैश इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, यहाँ पे पाई बाय 2 इंटू 2 पाई बाय 4 हो जाएगा, और 4 आई नॉट
cos स्क्वायर पाई बाय 4। अब वैल्यूज यहाँ पे पाई बाय 4 मतलब कि कितना हो गया 45 डिग्री, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 से 2 4I0 इंटू 1/2, 2 से 2 ये यहाँ कैंसिल, 2I0 के बराबर। अब यहाँ पे 4I0 था, यहाँ पे 2I0 हो गया है, तो I डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू K/2 के बराबर हो जाएगा। I डैश हमारा कितना हो जाएगा, K/2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, क्या कोई दुविधा, कुछ हो तो बताओ। चलो आगे। एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी की वेवलेंथ लैम्डा है। डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल स्लिट whose width is of the order of the wavelength of light. Order of wavelength of light बराबर है, if d is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima will be। विथ पूछ रहा है सेंट्रल मैक्सिमा का कितना होगा। ठीक, तो बताओ भाई। विथ पूछ रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा का कितना होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, लैम्डा बाय ए किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ठीक, बट यहाँ पे जो थीटा है वो बहुत ही छोटा होता है। थीटा क्या वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा कैसा है, वेरी वेरी स्मॉल है। तो हमारे पास जो साइन थीटा हो जाएगा, sin theta will be approximately equal to tan theta, and tan theta is equal to कितना हो जाएगा, lambda by a के हो जाएगा। एंड सॉरी tan theta जो होगा वो हमारा y by d के हो जाएगा। tan theta कितना, y by d के हो जाएगा। अब सुनो जरा मेरी बात, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y by d is equal to lambda by a के बराबर हो जाएगा, और y by d is equal to lambda by a के बराबर। तो y is equal to हमारा कितना, लैम्डा डी बाय ए के बराबर हो जाएगा। y इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए के बराबर हो जाएगा। और विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमा होती है 2y के बराबर होती है। विथ इज इक्वल टू 2y के बराबर होती है। विथ इज इक्वल टू हमारे पास कितनी, 2y के बराबर होती है। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 2 इंटू लैम्डा डी बाय ए के बराबर। ऑप्शन देखो 2 इंटू लैम्डा बाय ए के बराबर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास कि डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ ए फर्स्ट मिनिमम is observed at an angle of 30 degree when the light of wavelength is 5000 angstrom is incident on the slit। तो सेकेंडरी मैक्सिमम जो होगा ऑब्जर्व होगा कितने एंगल पर, सेकेंडरी मैक्सिमम हमारा कितने एंगल पे ऑब्जर्व होगा। तो भैया ब्रैग्स इक्वेशन फिर से हम लगाएंगे। यहाँ पे ब्रैग्स इक्वेशन होती क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर। तो अब सुनो, पहली वाली हमारे पास कितने पे 30 डिग्री चाहिए, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। वैल्यू लिख लो, साइन 30 इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे देखो एन क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1, क्योंकि फर्स्ट मिनिमम के लिए उसने बोला था। तो 1 इंटू लैम्डा हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 5000, खैर अभी कुछ जरूरत नहीं, 1 इंटू लैम्डा। अब साइन 30 हमारे पास कितना हो गया, 1/2। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा के बराबर। ए इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2 लैम्डा के बराबर। अब फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्या पूछा उसने, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो सुनो, ए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा, 3/2
टू लैम्डा, कितना 3/2 लैम्डा। तो साइन थीटा वन इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा बाय ए, और यहाँ पे ए हमारे पास कितना था 2 लैम्डा के बराबर, 3/2 इंटू लैम्डा बाय 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल तो 2 4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? चल आगे बढ़ते हैं। द फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू पाथ डिफरेंस ऑफ एक्स इज, हे भाई पाई इज इक्वल टू 2π/लैम्डा इंटू एक्स, तो यही आंसर हो जाएगा 2πx/लैम्डा, 2πx/लैम्डा। लो पहला ऑप्शन भी मिल गया भाई। इतना इजी सवाल आता है वे ऑप्टिक्स से, देख लो। मतलब ये चैप्टर वो हैं जो कि आते हैं, कहते हैं लो नंबर ले लो, 4 नंबर लो, 2 क्वेश्चन आ गए 8 नंबर लो। फिर मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी, मॉडर्न फिजिक्स कहेगी हम 8 क्वेश्चन दे रहे हैं, हम 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो 6 चौको 24 नंबर लो। 8 क्वेश्चन दे रहे हैं तो कितना नंबर ले लो, 32 नंबर ले लो। ठीक, तो ये चैप्टर्स कैसे हैं, नंबर देने वाले। तो सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज करके सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं हम लोगों ने आज। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, डिफ्रैक्शन फ्रिंज आर ऑफ, सेम इंटेंसिटी के होते हैं, अनइक्वल विड्थ के होते हैं, सेम विड्थ बट अनइक्वल इंटेंसिटी के होते हैं, अनइक्वल विड्थ बट सेम इंटेंसिटी के होते हैं। अरे लो भाई सुनना, जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस होते हैं ये कैसे, मतलब कि ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं जो कि ऑब्जर्व होते हैं जब लाइट पास थ्रू होती है एक नैरो स्लिट या अपर्चर से, एक नैरो स्लिट या अपर्चर से। तो भैया जब इसमें आते हैं तो ये अनइक्वल विड्थ के बनते हैं। कैसे बनते हैं, अनइक्वल विड्थ के बनते हैं। आओ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दो वेवलेंथ है λ1 और λ2 लाइट की, तो sent through a Young's double slit apparatus simultaneously, what must be true concerning λ1 and λ2 if the third order λ1 bright fringe is to coincide with the fourth order I2 bright fringe? अरे भाई सुनो, अभी बताया था n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2 जब कोइंसाइड कर रहे होते हैं तो क्या बोला है, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर λ1 और λ2 से। तो 3 λ1 इज इक्वल टू 4 λ2 के बराबर ऑप्शन हमें दिख रहा है पहला ही, और ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारे पास 45 क्या है, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यूज कर रहा है एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स। द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज, शेप कैसी होती है भैया, स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसी बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक कॉन्वेक्स लेंस, हाँ भैया पीछे का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए इसी के साथ, जो पिछला टेस्ट हुआ था। और देखते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, प्रोड्यूस कर रहा है रियल इमेज हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि I अपॉन O इज इक्वल टू V बाई U इज इक्वल टू कितना 1/2 के बराबर बोल रहा है। साफ साफ यही लिखा है पहली लाइन में। ठीक, अब ये साफ साफ लिखा है तो यहां से देखो U इज इक्वल टू 2V के बराबर दिया हुआ है। अब क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बताना है हमें। ऑब्जेक्ट मतलब कि U बतानी है हमें, कितनी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब सुनो, 1/V माइनस 1/2V इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 10 दिया है 20 दिया है, कितना 20। अब सुनो क्या
1/v माइनस 1/2v, एलसीएम लिया हमारे पास 2v स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये किया तो 2v, और ये हमने यहाँ पे किया क्या माइनस, और ये कितना प्लस का आ जाएगा ना भाई, ये यहाँ पे ये माइनस होगा तो ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास v, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/20, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 3v अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 है, तो एक v से एक v यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30। v इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 30। v अगर हमारा 30 आ गया है तो u हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 हमारे पास 60 होता है, तो ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ऑफ 10-fold एंगुलर मैग्निफिकेशन, हैज अ लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज, फोकल लेंथ पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंथ। ओके भाई, बोल रहा है कि f0 प्लस fe, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक बात ध्यान रखना कि हर दूसरे साल f0 प्लस fe और f0 अपॉन fe पे ही सवाल आ रहा है, ध्यान देना। f0 प्लस fe बोल रहा है कि वो 44 सेंटीमीटर है, और वो हमसे ये भी बोल रहा है कि f0 अपॉन fe जो है वो हमारा 10 टाइम्स है। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, f0 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ fe, ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, f0 की जगह हमने क्या लिख दिया 10 टाइम्स ऑफ fe प्लस fe इज इक्वल टू 44, यहाँ पे 11 fe इज इक्वल टू 44, सॉल्व किया तो 4, तो fe इज इक्वल टू हमारा आ गया है 4, वैल्यू को यहीं पे वापस रख देंगे, तो f0 प्लस 4 इज इक्वल टू 44, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो f0 हमारा आ जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, दूसरा ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, सेकेंड 40 सेंटीमीटर। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द ऑब्जेक्ट फिगर। तो देखो क्या दिया हुआ है, 3 लेंसेज दिए हुए हैं, पहले लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें पहले लेंस से जो इसकी इमेज बन रही है, पहले लेंस से जो इसकी इमेज बन रही होगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और दूसरे वाले के लिए जो इमेज बन रही होगी वो तीसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल निकाल के फिर उसकी जो कॉम्बिनेशन वाली इमेज होगी, कॉम्बिनेशन जो डिस्टेंस आएगी वो हम यहाँ पे बताएंगे कि कितनी आ रही है। तो सुनना जरा, पहले वाले के लिए क्या, ये यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे है, f भी हमें 10 दे रखा है, तो v1 हमारी कितनी आएगी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये भी प्लस में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन v1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 30, तो v1 यहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखो 15 सेंटीमीटर कहाँ जा रहा है, 5 और 10, ये कहीं यहाँ इमेज बन रही होगी। अब जब यहाँ पे इमेज बन रही होगी तो ये यहाँ से कितनी दूरी पे है 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले के लिए कितने u कितना हो जाएगा 10, और वो भी माइनस का क्योंकि लेंस के इस साइड है 10, वो भी माइनस का लेंस के इस साइड है। तो अब सुनो 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन माइनस 10, ठीक, माइनस 1 अपॉन माइनस 10, तो सॉरी प्लस 1 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे इसका भी फोकल लेंथ कितना माइनस 10 दे रखा है, ये भी माइनस 10 ये भी माइनस 10, 0 तो 0 हो जाएगा, तो v2 इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू कितना इनफाइनाइट हो जाएगा। अब सुनो तीसरे वाले के लिए कहाँ इनफाइनाइट पे बन रही है, इन्फिनाइट पे बन रही है, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट इज इक्वल टू, फोकस कितना है 30 है तो 1 अपॉन 30 हो जाएगा, तो v जो हमारा यहाँ पे आएगा, ये जो v आएगा वो हमारा कितना आएगा 30 आएगा। तो टोटल कॉम्बिनेशन में देखो 15 और इमेज की डिस्टेंस तो 30
फिर दूरी थी इसकी हाँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, विद रिस्पेक्ट टू इधर होना चाहिए, फिगर उधर होना चाहिए। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखना 30 यहाँ पे थी, फिर 15 सेंटीमीटर ये हो गई और 30 सेंटीमीटर ये हो गई। 30 30 60 60 और 15 75, तो टोटल 75 सेंटीमीटर पे ये आंसर आएगा। 75 सेंटीमीटर पे इसकी पोजीशन आएगी। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या है, एजर्शन है, दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, अगर 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी 0 होगा। हाँ भैया 0 होगा, क्योंकि फाई इज इक्वल टू होता है BA cos थीटा। अगर B हमारा 0 हो गया है तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। एजर्शन इज ट्रू। अगला पढ़ो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो 0। भैया ओ मालिक सुनना, जो मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 3 रीजन की वजह से 0 हो सकता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो, या तो एरिया 0 हो, या फिर cos थीटा जो हो 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक, ये 3 रीजन है, तो जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरली 0 हो तभी फ्लक्स 0 हो, तभी फ्लक्स 0 हो। तो एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ो। A compound microscope has 2 lenses. कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, 2 लेंसेज है उसके पास। मैग्नीफाइंग पावर एक लेंस की हमारे पास 5 दे रखी है, कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास 100 दे रखी है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द अदर लेंसेज, तो देखो भैया M टोटल हमें दे रखा है 100, M1 हमें दे रखा है 5, M2 हमसे कह रहा है बताओ कितना होगा। M2 हमसे कह रहा है कि बताओ कितना होगा भैया। M total is equal to M1 into M2 is equal to 100 into is equal to 5 into M2। तो 5 के 20, तो यहाँ पे देखो M2 is equal to आ जाएगा 20। तो ये रहे हमारे आंसर, सेकंड ऑप्शन। अब सुनना मेरी बात, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन किसके, CRT 49 के। अब हम बढ़ेंगे अगले पेपर की ओर। अगला पेपर है हमारा CRT 52, जिसमें कि टॉपिक आने वाला है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर रहेगा, और इससे 2 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं। तो उसमें भी धुआंधार क्वेश्चन आएंगे, कंप्लीटली नीट में जैसे पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक पे बेस, उन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस और उन्हीं थ्योरी पे बेस क्वेश्चन उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो पढ़ के रखिए, रिवाइज करके रखिए चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।